हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है जिसे हम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस कहते हैं, इसे स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर मैंने पूरा करवा दिया है, उसके 17 टॉपिक हैं, मैं अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। और ये जो प्रारंभ वाले चैप्टर थोड़े से क्या है, बड़े हैं और थोड़े से हार्ड भी हैं, तो इन्हें विशेष रूप से आपको देखना है। तो इसमें देखिए, मैं प्रयास में हूं कि अब लगातार ही 2-3 टॉपिक को सम्मिलित करके प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड किया जाए, जिससे आपका समय के साथ आपका सिलेबस क्या हो जाए, पूरा हो जाए। आपको किसी भी प्रकार की कोशिश करूंगा प्रॉब्लम ना हो, बोर्ड एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले आपका सिलेबस पूरा हो जाए। तो इसमें आप देखिए, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। प्रयास मेरा यही रहेगा कि आज आपको वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर पूरी तरीके से समझा दूं। वास्तव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं, बता रहा हूं। यहां पर आप ध्यान दीजिए, वैद्युत विभव हमें बताना है तो वैद्युत विभवांतर से शुरू करना है। वैद्युत विभवांतर क्या होता है अभी मैं आपको बता दूंगा, समझ में आपके आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले कुछ रफ वर्क कर रहे हैं। अगर एक वस्तु है बेटा, आपने ऊष्मा स्थानांतरण से संबंधित टॉपिक पढ़ा है 11th क्लास में, उससे जरा ध्यान दीजिए। एक वस्तु है ए और एक वस्तु है बी। इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, अधिक है। इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, कम है। अगर हम इन्हें आपस में क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, तो ऊष्मा हमेशा अधिक टेम्परेचर वाली वस्तु से कम टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। यानी ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि ऊष्मा की मात्रा ए और बी वस्तु में से किस में ज्यादा है, केवल इस बात पर डिपेंड करेगी कि किसका टेम्परेचर अधिक है। तो आप देखिए, यहां पर ए वस्तु है, ए का टेम्परेचर क्या है, अधिक है, और बी वस्तु है, उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। इसलिए ऊष्मा ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट की तरफ प्रवाहित होना प्रारंभ कर देती है। तो यहां पर जिस शब्द को हम टेम्परेचर कह रहे हैं, जो भौतिक राशि क्या होती है, ताप होती है। तो ताप में आप देखिए, ताप एक प्रकार से वह भौतिक राशि है जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करती है। आप ऐसे समझ लें, यहां पर जो चीज है ऊष्मा प्रवाह की दर, आप 11th का थोड़ा देखिएगा, जो यहां पर ऊष्मा प्रवाह की दर है उसी से हम रिलेटेड करेंगे आवेश प्रवाह की दर। और आवेश प्रवाह की जो दर है वो क्या हो जाएगी, वैद्युत धारा हो जाएगी। तो एक चीज आपकी समझ में आ गई, हमेशा जो ऊष्मा है अधिक टेम्परेचर वाली वस्तु से कम टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। और जो टेम्परेचर आया उसे अगर हम समझना चाहें, उसका अर्थ समझना चाहें, तो हम टेम्परेचर कह सकते हैं इसके अनुसार कि टेम्परेचर वह भौतिक राशि है जो ये निर्धारित करती है ऊष्मा किस साइड से किस साइड पर जा रही है। तो पहली इस चीज को आप ध्यान दीजिए। दूसरा आप देखिए, 2 टैंक हैं, एक में पानी भरा है यहां तक, और जो दूसरा टैंक है उसमें आपका पानी भरा है नीचे तक, थोड़ा नीचे है। इसका तल क्या है, इसका जो तल है वो ऊपर है और इसका जो तल है वो क्या है, नीचे है। अगर हम इन्हें किसी पाइप के द्वारा, आप ऐसे मान लीजिए
किसी पाइप के द्वारा दोनों टैंकों को क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, जोड़ दें। तो हमेशा जो जल है या पानी है वो क्या होगा, जिसका तल ऊंचा है उससे नीचे तल वाले टैंक में जाना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, नहीं है? इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपका, मैंने आपको बताया ना, ये केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि जिसका तल क्या है, जिसका तल ऊंचा है उससे नीचे वाले तल की ओर जाना प्रारंभ कर देगा। इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि किसमें पानी की मात्रा ज्यादा है और किसमें पानी की मात्रा कम है। केवल इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसका तल क्या है, ऊंचा है, और किसका तल क्या है, नीचा है। इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा, मैंने आपको बताया, कि किसमें पानी की मात्रा ज्यादा है और किसमें पानी की मात्रा कम है। ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह होने लगेगा। इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि ऊष्मा की मात्रा किसमें अधिक है या किसमें कम है। तो दो मैंने आपको बताए, एक तो ऊष्मा से बताया और एक किससे बताया, जल के तल से। ये तो मैंने ऊष्मा के द्वारा बताया, और ये चीज मैंने बताई जल के तल के द्वारा। अब देखिए क्या होता है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर पहले इसलिए बता रहे हैं, जब आप वैद्युत विभवांतर समझ जाएंगे तो वैद्युत विभवांतर के समझ जाने पर आप वैद्युत विभव भी समझ जाएंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, ऊष्मा का जो प्रवाह है वो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा का प्रवाह केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है और किसका टेम्परेचर कम है। इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि किसमें ऊष्मा की मात्रा ज्यादा है और किसमें ऊष्मा की मात्रा कम है। हमेशा ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। इसी प्रकार से जो मैंने आपको बताया, दो टैंक हैं और एक टैंक में पानी का तल ऊपर है और एक टैंक में पानी का तल क्या है, नीचे है। तो हमेशा ऊपर तल वाले टैंक से द्रव का जो प्रवाह होगा वो नीचे तल वाले टैंक की ओर होगा। इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि किसमें पानी की मात्रा ज्यादा है और किसमें पानी की मात्रा कम है। ठीक इसी प्रकार से जब विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो धन विद्युत आवेश हमेशा अधिक विभव वाली वस्तु से कम विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि किसमें आवेश की मात्रा कम है और किसमें आवेश की मात्रा ज्यादा है। केवल वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसका वैद्युत विभव अधिक है और किसका वैद्युत विभव कम है। धन आवेश हमेशा अधिक वैद्युत विभव वाली वस्तु से कम वैद्युत विभव वाली वस्तु पर की ओर प्रवाहित होता है। इसी के आधार पर आगे फिर क्या बताया गया है, वैद्युत विभवांतर को समझाया गया है। तो वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव इस बात को निर्धारित करता है कि वैद्युत आवेश किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर पॉजिटिव आवेश है तो हमेशा उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है, लेकिन यदि आवेश निगेटिव है तो निगेटिव आवेश नीचे विभव वाली वस्तु से ऊंचे विभव वाली वस्तु में प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि वास्तव में विभवांतर क्या होता है। आप सीधे सीधे समझ लें, अभी मैं वैद्युत विभव बताऊंगा कि वैद्युत विभव का जो अंतर है वो क्या होता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब आप देखिए बेटा, यहां पर ध्यान दीजिए, कोई आवेश है प्लस क्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके आसपास क्या हुआ, इसके आसपास जैसा हम जानते हैं क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या उत्पन्न हो गया, आप मान लीजिए ये उत्पन्न हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब एक हम परीक्षण आवेश लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट मान लीजिए, ये सब पूरा वैद्युत क्षेत्र है। अब आप ये मान लीजिए
इसमें हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं, वो परीक्षण आवेश क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, प्लस क्यू नॉट इस पॉइंट पर है। अब चूंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, ये जो परीक्षण आवेश हम धनात्मक ले रहे हैं, इनके बीच क्या करेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और प्रतिकर्षण का बल लगने के कारण ये क्या करेगा, इसे दूर हटाएगा, इसे दूर हटाएगा। और आप क्या कर रहे हैं, आप इस आवेश को क्या लाना चाह रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना चाह रहे हैं। कहां पर लाना चाह रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो इस पर लगने वाला जो बल है, आप समझ रहे हैं, बल किधर लग रहा होगा, बाहर की ओर। और आप ये मान लें वैद्युत क्षेत्र के अंदर आप बी पॉइंट से क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट पर ला रहे हैं। आप समझ रहे हैं, दोनों चार्ज पॉजिटिव होने के कारण इनके बीच लगने वाला बल कैसा हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। और प्रतिकर्षण बल के कारण ये क्या होगा, दूर हटेगा, बाहर की ओर जाएगा। और आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाना है। तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बाहर की ओर वैद्युत बल लग रहा है उसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आप ला रहे हैं इस साइड पर। बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में आपको जो कार्य करना पड़ा, W से रिप्रेजेंट कर देंगे, उस कार्य को अगर हम Q0 से डिवाइड कर दें, ठीक है नहीं है, ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र के अंदर धन परीक्षण आवेश को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, और जो परीक्षण आवेश है इसका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो देखिए यहां पर वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर ये बी ए माइनस बी बी, कितना कार्य करना पड़ा, हमने W मान लिया, तो ये क्या हो जाए, W/Q0। अगर हम परिभाषा के रूप में समझना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं, किसी परीक्षण आवेश को या किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और परीक्षण आवेश का जो अनुपात है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब आप देखिए, वैद्युत विभवांतर के बाद जो वैद्युत विभव की परिभाषा बताना आसान हो जाएगी, इसलिए मैंने वैद्युत विभवांतर आपको क्या किया, पहले बता दिया। तो यहां पर परिभाषा तो ये हो गई, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, परिभाषा ध्यान दीजिए। हम कह सकते हैं किसी परीक्षण आवेश को या धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये मैंने आपको बताया, ये पूरा जो है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वैद्युत क्षेत्र, और Q0 आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में बी बिंदु से ए बिंदु तक ला रहे हैं। तो वैद्युत विभवांतर BA माइनस BB बराबर हो गया किया गया कार्य अपॉन Q0। अब हम इसी में ये मान लें, ये प्लस Q आवेश है, ये पॉइंट A है, और हम जिस पॉइंट B की बात कर रहे थे, ध्यान दीजिए, जिस पॉइंट को हम B मान रहे थे, इस पॉइंट को B मान रहे थे, हम मान लें B पॉइंट कहां पर है, B पॉइंट है अनंत पर। B पॉइंट कहां पर है, इंफिनिटी पर है। तो अनंत से जब हम परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ये जो आपका पॉइंट है ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र में। कहां पर है, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में। यानी हम ये मान लें जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट है अनंत पर।
अब जो बी पॉइंट वैद्युत क्षेत्र के अंदर मान रहे तो उसे कहां पर मान ले, अनंत पर मान ले। अनंत पर मान ले तो अनंत से अगर हम परीक्षण आवेश को ए पॉइंट पर लाएंगे, और ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट प्लस क्यू चार्ज के किसमें है, वैद्युत क्षेत्र में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ये जो प्लस क्यू नॉट होता है, हम कह सकते हैं किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अगर अनंत पर हम वैद्युत विभव की बात करें तो अनंत पर वैद्युत विभव कितना होता है, अनंत पर वैद्युत विभव होता है 0। अगर आप देखिए, अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें, वैद्युत विभव की हम परिभाषा लिख भी दे रहे हैं, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, या लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, मैंने बता भी दी, डेफिनेशन लिख भी दी, एक बार रिपीट फिर से कर दे रहा हूं जो मैंने इस पर लिखा हुआ है। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। अब आप देखिए विभवांतर पर ही आइए, विभवांतर देखिए बी ए माइनस बी बी है ना, तो बेटा जो बी बी की हम बात कर रहे हैं, बी बी है एक प्रकार से बी पॉइंट पर क्या है, वैद्युत विभव है। बी पॉइंट पर क्या है, बी पॉइंट पर वैद्युत विभव। तो ये जो है, ये पॉइंट कहां पर है, इंफिनिटी पर है, तो बी इंफिनिटी बराबर क्या हो जाएगा, यहां से W अपॉन Q0। और मैंने आपको बताया था इंफिनिटी पर वैद्युत विभव क्या मानते हैं, हम 0 मानते हैं। तो ये क्या हो गया, 0। ये जब 0, ये वाला मान 0 हो गया, और ये वाला मान 0 होने पर आप समझ रहे हैं जब ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब ये वैल्यू 0 हो गई तो बी ए बराबर क्या आ गया, W अपॉन Q0। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन को पहले जान लें तो उसके बाद हमारे पास वैद्युत विभव की डेफिनेशन को जानना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें मात्रक की, तो W कार्य क्या हो जाएगा, जूल। Q0 क्या है, चार्ज क्या हो जाएगा, कूलाम। जूल अपॉन कूलाम होता है जिसे हम क्या कह देते हैं, वोल्ट कह देते हैं। ये वैद्युत विभव कैसी राशि है, वैद्युत विभव स्केलर क्वांटिटी है, या हम कह सकते हैं कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करें तो देखिए जूल क्या है, कार्य है, mL2T-2, और कूलाम के लिए क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। तो बेटा कितना आ जाएगा, mL2T-3 और A-1। तो दो चीजें मैंने आपको स्पष्ट कर दी कि वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव क्या होता है और ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। यहां पर मैंने आपको वैद्युत विभवांतर बताने से पहले मैंने आपको एक ऊष्मा स्थानांतरण का बताया
और एक बताया जल के स्थानांतरण का, और दोनों के स्थानांतरण के बाद मैंने आपको बताया किस प्रकार से हम वैद्युत विभवांतर निकालेंगे। तो वैद्युत विभवांतर जो है वो इस बात को एक प्रकार से डिसाइड करता है या तय करता है कि विद्युत धारा की दिशा, या हम ऐसे करते हैं जो आवेश है, आवेश प्रवाही दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। हम ये डिसाइड करेगा कि जो आवेश है वो किस दिशा से किस दिशा में जाएगा, इसको निर्धारण करने का कार्य क्या है, इसको निर्धारण करने का कार्य वैद्युत विभव का है। जिस प्रकार से यहाँ पर जल किस टैंक से किस टैंक में जाएगा, इस निर्धारण को करने का कार्य क्या है, जल का तल इस कार्य को करता है। इसी प्रकार से ऊष्मा किससे किस साइड पर जाएगी, इसको निर्धारण करने का ताप कार्य क्या करता है, ताप करता है। तो यहाँ पर आवेश जो है, ठीक है नहीं, आवेश किस दिशा में जाएगा इसको निर्धारित करने का जो कार्य करता है वो क्या करता है, वैद्युत विभव करता है। और वैसे यहां से अगर देखें तो वैद्युत विभव क्या हो गया, वैद्युत विभव हो गया दोनों बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव है उसका अंतर वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। सीधे सीधे डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, विभवांतर कह रहे हैं। यानी आप ऐसे समझ लें, ए पॉइंट पर भी कुछ वैद्युत विभव होगा और बी पॉइंट पर भी वैद्युत विभव होगा, इनका जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। देखिए अब आ रहे हैं एक जो टॉपिक है जिसमें हमें आपको बताना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो इसे देखिए हम समझा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण भी है। देखिए ध्यान दीजिए, ये डेरिवेशन आपकी यहां आ सकती है। देखिए यहां पर आपको ये पॉइंट मान लीजिए, ध्यान से देखेंगे वो, और इस पर आप मान लीजिए कोई चार्ज रखा है प्लस Q। अब आप देखिए इस पर हमने क्या किया, इस पर हमने एक पॉइंट जो है वो क्या मान लिया, इस पर हमने एक पॉइंट मान लिया A, और ये जो पॉइंट है वो इसके क्या है, वैद्युत क्षेत्र में है। अब हमने क्या किया, इससे आगे, इसी के आगे एक पॉइंट मान लिया B और एक पॉइंट क्या मान लिया C। हमने प्लस Q आवेश से ए पॉइंट जो वैद्युत क्षेत्र के अंदर है इसकी दूरी हमने क्या मान लिया, और O पॉइंट से जो हमने B पॉइंट माना, B पॉइंट उसकी दूरी क्या मान ली X, और हमने ये मान लिया जो Q0 चार्ज है, Q0 है, वो कहां पर है, B पॉइंट पर है, और B और C के बीच की जो दूरी मान ली वो सूक्ष्म दूरी क्या मान ली, dx। फिर से देख लीजिए, प्लस Q चार्ज है वो किस पर है, O पॉइंट पर है, इसके कारण क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और उसी वैद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट A है जो प्लस Q चार्ज से स्मॉल r दूरी पर है, जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। हमने वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्लस Q चार्ज से स्मॉल x दूरी पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया B, और उसी के पास एक पॉइंट छोटा पास में सूक्ष्म दूरी dx दूरी पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया C, और हमने ये मान लिया जो Q0 चार्ज है हमें लाना तो कहां से, हमें अनंत से लाना है। अनंत से Q0 चार्ज को ए पॉइंट पर लाएंगे और लाने में जितना कार्य किया जाएगा अगर हम Q0 से उसे डिवाइड कर देंगे तो आप समझ रहे हैं ए पॉइंट पर वैद्युत विभव का मान निकल आएगा। अब आप देखिए, सबसे पहले हमने ये मान लिया जो Q0 चार्ज है वो B पॉइंट पर है। तो यहां पर आप देखिए प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर वैद्युत बल। अभी हमने कहां पर माना है, हमने माना है B पॉइंट पर।
तो बेटा एफ होता है, एफ बराबर क्या पड़ा, कूलाम का नियम लगा दिया 1/4πε0 के परावैद्युतांक कितना हो जाए Q0 और अपान जो दूरी हो जाएगी आपकी, ये दूरी कितनी हो जाएगी x² हो जाएगी। अब अगर Q0 चार्ज को Q0 पर अगर हम पॉजिटिव नहीं लगाएं कोई बात नहीं है, क्योंकि परीक्षण आवेश को हमेशा कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर हम Q0 आवेश को B पॉइंट से C पॉइंट पर लाएं तो जैसा मैंने यहां पर आपको समझाया है, ये जो प्लस Q चार्ज है और जो Q0 चार्ज है, इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल की वजह से वो किधर जा रहे होंगे, दूर के लिए प्रतिकर्षित हो रहे होंगे, और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो एक प्रकार से वैद्युत बल है, प्रतिकर्षण बल भी क्या है, वैद्युत बल है, उसके विरुद्ध हम क्या कर रहे हैं, बी पॉइंट से सी पॉइंट पर ला रहे हैं। तो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, Q0 आवेश को बी से सी तक लाने में किया गया कार्य। यहां पर जो डिस्टेंस लेंगे है ना, इस पर बल तो लग रहा है इधर, और हम उसके क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां पर डिस्टेंस हम लेंगे वो आपके पास क्या होगा, निगेटिव में लेंगे, उस डिस्टेंस को हम लेते हैं निगेटिव में। तो किया गया कार्य बराबर, देखिए सबसे पहले कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन या दूरी। अब आप देखिए एफ का मान रख दीजिए आप 1/4πε0 के, और Q0/x², और ये आपका माइनस dx। अब आप देखिए, अगर हम परीक्षण आवेश को अनंत से लाएं, अभी हमने बताया यहां से यहां तक की दूरियों को क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अनंत से हमने मान लिया, उस अनंत से हमने क्या हुआ, इधर को चले, फिर और इधर चले, फिर और इधर चले, फिर और इधर चले, फिर हमने कंसीडर कर लिया कि अनंत से आते आते हम बी पर आ गए, और बी से जब हम सी पर लाए तो हमें इतना कार्य करना पड़ा, जिसका मान मैंने आपको बता दिया 1/4πε0 के Q0 x², और ये आ जाएगा माइनस dx। अब आप देखिए, हमें परिभाषा के अनुसार क्या करना है, परिभाषा के अनुसार हमें निकालना है सबसे पहले Q0 आवेश को अनंत से A पॉइंट तक, अनंत से A पॉइंट तक, क्योंकि हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र के अंदर पॉइंट है वो क्या A है, जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो हम Q0 आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसका मान निकालें। तो देखिए, Q0 आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य है ना। यहां पर बेटा जब dx है, तो मैंने बताया dx तो क्या है, सूक्ष्म दूरी है, तो किया गया कार्य भी कैसा हो गया, किया गया कार्य भी सूक्ष्म हो गया। तो देखिए W मान लें अब, W, और यहां पर किया गया जो कार्य है उसे हम dW मान सकते हैं, W। अब सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए 1/4πε0 के, और ये आपका हो जाएगा माइनस, हम देखिए आगे ले रहे हैं, और Q0 हम लिख ले रहे हैं अलग, Q0, और इसे हम लिख ले रहे हैं dx/x²। ये माइनस आगे ले लिया, और ये हमने क्या किया, ये इस तरीके से लिख लिया, सेट करके लिख लिया। अब मेन काम देखिए, हमें क्या करना है, लिमिट लगानी है। तो आप देखिए इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे।
लिमिट आप देखिए हम कहां से ला रहे हैं, ध्यान दीजिए, मैं रेड कलर से लिख दे रहा हूं, जिसे हम ला रहे हैं अनंत से, और अनंत से कहां तक ला रहे हैं, अनंत से हम ला रहे हैं ए पॉइंट तक, और ए पॉइंट प्लस क्यू से कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर। तो इसका एक तो हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन में जब हम लिमिट लगाएंगे तो इंफिनिटी से कहां तक लगाएंगे, आर तक, इंफिनिटी से आर तक। इंफिनिटी से हम कहां पर ला रहे हैं, ए पॉइंट पर ला रहे हैं, और ए पॉइंट की दूरी क्या है, आर, इसलिए लिमिट क्या लग गई, इंफिनिटी टू आर। अब आप देखिए, थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं यहां पर ही लिख दे रहा हूं, इस पर लिख रहा हूं, इतने में ही मैं समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। अभी तो एक लाइन नीचे बढ़ सकता है। देखिए W इक्वल टू, इसमें माइनस आप बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, Q0 बाहर ले लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 K बाहर ले लीजिए, और इंटीग्रेशन करेंगे हम, लिमिट्स क्या हो गई, इंफिनिटी टू आर और dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए, मैं इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन आपको रफ पर इधर समझा रहा हूं, इधर देखेंगे, ये रफ वर्क है, इधर देख लीजिए आप रफ। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 और dx बराबर, एक मैंने आपको इसके इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला लगा रहा है, वो भी आप देख लीजिए, फार्मूला ये होता है इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx। इसमें क्या करते हैं हम, एक पावर को ऊपर जोड़ देंगे, और जो पावर जोड़ेंगे उसी से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो इसे अगर हम सॉल्व करें, ये तो फार्मूला लगा रहे हैं, इसे हम सॉल्व करें तो इसमें क्या करेंगे, अभी लिमिट तो लगा ही देंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की पावर -2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गई, -1, और इसी में -2 में 1 जोड़ के भाग दे देंगे तो क्या हो गया, -1। और ये लिमिट्स आपकी जो है वो लिमिट्स हम यहाँ पर इसी प्रकार से अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये रबर है, मैं लाइन खींच दे रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। तो जो फार्मूला हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं x की पावर n dx का इंटीग्रेशन। तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा, जिसे अगर हमने सॉल्व किया है तो देखिए -Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ये आप देख रहे हैं x की पावर -1 अपॉन -1 है, तो ये तो हो गया माइनस, और x की पावर -1 जब नीचे जाएगी तो x की पावर क्या हो जाएगी, +1, क्या हो जाएगी, +1, और लिमिट्स हो जाएंगे इंफिनिटी टू r, इंफिनिटी टू r। W बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो चलिए Q0 और 4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस ये वाला और ये वाला माइनस क्या होगा, प्लस। जब हम लिमिट लगाते हैं 11th क्लास में भी मैंने बताया, वैसे भी आप कई बार प्रयोग कर चुके होंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं तो 1 अपॉन एक्स की जगह पे क्या कर देंगे, आर माइनस, इस माइनस से मतलब नहीं है, मैंने बताया ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अपर लिमिट लगाई तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट लगाई तो क्या हुई, इंफिनिटी। तो W इक्वल टू, ये तो 1 अपॉन इंफिनिटी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, तो ये आ गया Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो गया 1 अपॉन आर। अब जैसा आप जानते हैं वैद्युत विभव जो होता है, वैद्युत विभव
यानी ये बिंदु पर वैद्युत विभव। B बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0। W/Q0 जब Q0 से डिवाइड करेंगे तो आपका Q0 से डिवाइड करने पर ये Q0 कैंसिल हो जाएगा। B बराबर आ जाएगा 1/4πε0K, और क्या आ जाएगा, Q/R। कितना आ जाएगा, Q/R। इस प्रकार से हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल सकते हैं, जिसका मान B बराबर 1/4πε0K Q/R के आगे आ रहा है। आपके पास दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में वैद्युत विभव। हम वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में प्रदर्शित करेंगे। यह हम एक प्रकार से कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में क्या संबंध होता है। और अगला जो हमारा टॉपिक है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। तो ये दोनों टॉपिक अभी पढ़ने के बाद आप जब समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी परस्पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया है जो आपका इसमें जो रिलेशन है उसके बारे में मैंने बताया वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत से दिए गए बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के बराबर होता है। ये समाकल शब्द वगैरह आए हैं, थोड़े से टिपिकल हैं। अगर हम हिंदी देखें, इनकी इंग्लिश आसान है, इसलिए डेफिनेशन को हमने पहले ही भी लिख दिया है। मतलब वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है वो अनंत से दिए गए बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या मतलब है इसका, आप देखिए, हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, और दो बिंदुओं में आप देखिए ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं, इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये छोटा सा स्पेस ले रहे हैं, इतना पोर्शन, और इस पोर्शन को मानना है dr। क्या माने, dr वेक्टर। तो आप देखिए, अगर हम जो हमारे पास परीक्षण आवेश होता है जिसे हम क्या कहते हैं, Q0 कहते हैं, तो Q0 चूंकि पॉजिटिव होता है तो उस पर लगने वाला बल किधर होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। और अगर हम Q0 आवेश को ए पॉइंट के पास, ये वाला जो स्थान है, इस स्थान से इस स्थान पर लाएं, यानी जो हमारे पास धनात्मक परीक्षण आवेश है उसे हम वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अगर हम सूक्ष्म विस्थापित करें, कितना dr करें, तो dr जब उसे हम विस्थापित करेंगे तो विस्थापित करने पर उस पर लगने वाला जो बल होगा उस बल का मान हम निकाल लेंगे। F बराबर, चूंकि जो बल लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, बल लग रहा होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और हम क्या कर रहे हैं, हम उसके विपरीत दिशा में इसको विस्थापित कर रहे हैं। तो इस पर जो लगने वाला बल होगा वो कितना हो जाएगा, लगने वाला बल हो जाएगा हमारे पास -Q0E। जब इस पर जो हम बल अप्लाई करेंगे, जो लगने वाला बल होगा वो F बराबर हो जाएगा -Q0E। अब आप देखिए बेटा, इसे वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जब हम dr विस्थापित कर रहे हैं तो विस्थापित करने में किया गया जो कार्य हो जाएगा, किया गया कार्य हमारे पास अगर हम मान लें तो सबसे पहले किया गया कार्य हम dw हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F इंटू dr। कितना हो जाएगा, F इंटू dr हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर हम इसी को, ये तो हमने माना ये जो सूक्ष्म विस्थापन है, सूक्ष्म दूरी है, उसे विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल होगा, विस्थापन होता है। अगर इसी परीक्षण आवेश को हम अनंत से
अनंत से आप ऐसे मान लें, इसी परीक्षण आवेश को अनंत ना माने, इस परीक्षण आवेश को अगर हम ए से बी तक लाएं तो ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य को हम क्या मान लेंगे, W मान लेंगे। और इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेशन की जो लिमिट हो जाएंगी, क्योंकि हम कहां से ला रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए बी। और f का मान आप रख सकते हैं, f का मान कितना हो जाए, माइनस Q0e, Q0e इंटू क्या हो जाए, dr। और किए गए कार्य को हम WAB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, WAB लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए, और अगर आगे हम बढ़ रहे हैं, WAB बराबर माइनस A to B और Q0 E क्या हो गया, dr हो गया। तो WAB बराबर आ गया माइनस इंटीग्रेशन A to B Q0 E dr। E dr दोनों कैसी है, ये दोनों आपकी क्वांटिटी कैसी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब A और B बिंदुओं के बीच अगर हम विभवांतर निकालें, तो A और B बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है BA माइनस BB, ये क्या होता है, किया गया कार्य अपॉन क्या होता है, Q0। किया गया कार्य हमारे पास इतना है, अगर हम WAB के मान को Q0 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा क्या होगा, Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस A to B और क्या है, E dr, E डॉट dr। अब आप देखिए, अगर हम ये मान लें हमारे पास ये जो पॉइंट दिया हुआ है, हम ये मान लें हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है A, और A पॉइंट क्या हो, यहां पर थोड़ा सा हम चेंज कर लें, इसे हम A और B बिंदुओं के बीच क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो इसे हम लिख लें BB माइनस BA। क्या लिखेंगे, BB माइनस BA। अगर BB माइनस BA लिख लेंगे तो सही लगेगा। क्यों सही लगेगा, अभी मैं आपको बता दूंगा। अब ये पॉइंट जो आपका A है, A वाले पॉइंट को अगर हम कहां पर मान लें, अनंत पर मान लें, तो बेटा अगर कोई ये पॉइंट अनंत पर हो जाएगा तो अनंत पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, अनंत पर वैद्युत विभव का मान होता है 0। तो ये हो जाएगा BB माइनस 0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस E dr। और यहां पर आप देखिए BA का मान 0 हो गया, तो BB बराबर आ गया DB, यानी B पॉइंट पर वैद्युत विभव माइनस A to B और ये आया E डॉट dr। अथवा अब A और B पॉइंट तो हमने इसलिए माने थे, हमने विभवांतर की डेफिनेशन लगाई थी, और विभवांतर की डेफिनेशन लगाने के कारण हमें दो पॉइंट A और B मानने पड़े थे। अब हमने A पॉइंट कहां पर मान लिया, अनंत पर। और जब A पॉइंट को हम अनंत पर मान चुके हैं तो जो B पॉइंट है वो अपने आप में सिंगल रह गया, तो उसे हम लिखना चाहे तो B लिख सकते हैं माइनस तो ये तो आपका हो गया वैद्युत विभव, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, जो लिखा था। और ये क्या हो गया, ये आपके जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का क्या हो गया, ये रेखीय समाकल हो गया। वैद्युत क्षेत्र का ये रेखीय समाकल हो गया, यानी B बराबर ये जो इधर का पोर्शन है इंटीग्रेशन A to B E dr, ये वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल है। और ये क्या है, ये है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V। तो B बराबर हमारे पास रिलेशन निकल के आ जाता है माइनस इंटीग्रेशन A to B E dr।
और अगर हम समझना चाहें तो एक प्रकार से हम ये मान सकते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में क्या संबंध है। अब लगभग आप मान लें इसी प्रकार का जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड टॉपिक है, और ये टॉपिक है आपका विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो इसमें देखिए क्या है समझने से, ये चार्ज Q0 यहां से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र के अंदर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बी। ये ऊपर है, यहां से यहां तक की दूरी हमने मान ली x, और ये वाले दोनों के बीच की दूरी क्या मान ली डेल्टा x। ए पॉइंट पर जो विभव है उसे हमने मान लिया b, और बी पॉइंट पर जो विभव है उसे मान लिया b माइनस बी। अब इस पर रखा हुआ जो चार्ज है जिसे हम हमेशा धनात्मक लिखते हैं, परीक्षण आवेश है, तो ये चार्ज Q0 है, इसके कारण इस पर लगने वाला बल F किधर होगा बाहर की ओर। इस पर लगने वाला जो बल होगा F वो किधर होगा बाहर की ओर, ठीक है नहीं। अब आप देखिए सबसे पहले हम आपको जो विभव प्रवणता है जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, सबसे पहले हम विभव प्रवणता की परिभाषा बता रहे हैं। तो देखिए हम कह सकते हैं, पहले आप ये समझ लें जैसे ये जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी क्या होगी इस साइड पर ही होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निकालने का मैंने आपको एक तरीका बताया, बहुत ही आसान तरीका है। जिस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस पर हम धनात्मक परीक्षण आवेश जो होता है Q0 को मान लें, और वो इधर वाले आवेश के कारण जिस दिशा में गति करने की स्थिति में होगा वो क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर अगर हम धनात्मक परीक्षण आवेश को लेंगे तो इसके और इसके बीच प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये किधर जाएगा, ये जाएगा बाहर की ओर। यहाँ पर जो चार्ज ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पर हम चार्ज ले रहे हैं प्लस Q। हम जो Q0 चार्ज लेते हैं वो क्या लेते हैं, उसे हम परीक्षण आवेश के रूप में मानते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विभव प्रवणता की। पहले आप ये ध्यान रखें वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैद्युत विभव का मान क्या होता है, कम होता जाता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव में होने वाला जो परिवर्तन है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर होती है, विभव प्रवणता बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता बराबर हमारे पास होती है विभव में परिवर्तन अपॉन क्या हो जाएगी दूरी। अब विभव में परिवर्तन कितना हुआ जरा आप देखिए, अंतिम माने से प्रारंभिक को घटाएंगे तो b माइनस डेल्टा बी, और इसमें से हम b घटा देंगे, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है डेल्टा x है। माइनस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा x आएगा। माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के बढ़ने पर वैद्युत विभव के मान में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, कमी को प्रदर्शित कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता जाएगा वैद्युत विभव का मान लगातार क्या होगा, वैद्युत विभव का मान लगातार कम होता जाएगा। अब हम एक रिलेशन निकाल रहे हैं कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हम परीक्षण आवेश रखते हैं, परीक्षण आवेश अगर हम Q0 होता, Q0, तो इस Q0 पर बल किधर लग रहा होता, बाहर की ओर, ठीक है नहीं। तो इस पर लगने वाला बल किधर होता, बाहर की ओर, यानी Q0 आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, फार्मूला हमारे पास Q0 इंटू क्या होता है, Q0 इंटू E।
अब आप देखिए ये बल लग रहा है बाहर की ओर और आपको क्या करना है, हमें बी से ए पर लाना है। क्या करना है, हमें बी पॉइंट से इसको किस पर लाना है, ए पर लाना है। तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू, ये बेटा कितना हो जाए, बल गुणा विस्थापन। और यहां पर जो विस्थापन होगा उसे कितना लेंगे, माइनस एक्स लेंगे, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में ले रहे होते तो डेल्टा एक्स ले लेते पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में चूंकि हम आ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत जब हम चल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ का मान रख दीजिए Q0 E और क्या हो गया, डेल्टा एक्स। अब आप देखिए अगर हम यहां से आप ये मान लें डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q0 बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया E डेल्टा एक्स। अब आप देखिए अगर हम A और B पॉइंट के बीच क्या निकालें, विभवांतर, क्या निकालें, विभवांतर। यहां पर एक चीज रह गई, ये वाला माइनस का चिन्ह आएगा, ये माइनस का चिन्ह आपके पास आएगा। तो यदि हम A और B पॉइंटों के बीच विभवांतर निकालें तो A और B पॉइंट के बीच जब हम विभवांतर निकाल रहे हैं, A तथा B के बीच विभवांतर, A और B के बीच जब हम विभवांतर निकालेंगे तो आप समझ रहे हैं A पर जो विभवांतर है कितना है, B, और B में से क्या करेंगे हम, B में से B माइनस डेल्टा B को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, विभवांतर निकालने के लिए हम B में से B माइनस डेल्टा B को घटा देंगे। और ये विभवांतर किसके बराबर होता है, ये विभवांतर हमारे पास होता है W अपॉन Q0 की डेफिनेशन से। विभवांतर बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया जो कार्य होता है वही क्या होता है, उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर होता है। तो यहाँ पर वैद्युत विभवांतर का मान कितना हो गया, ये तो आपके हो गया वैद्युत विभवांतर, और ये होता है किया गया कार्य अपॉन जो Q0 आवेश होता है, जो परीक्षण आवेश होता है उसका मान। अब इसे तो आप मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये तो आप देखिए दोनों मान आपस में क्या कर सकते हैं, ये भी डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q0 का है और ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हम मान सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्या मान सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q0 मान सकते हैं। इसे डेल्टा उस कंडीशन में लेते हैं, मैंने आपको बताया था जब हम किसी में परिवर्तन कैसा कर रहे हैं, और सूक्ष्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं तब मान कैसा ले लेते हैं, डेल्टा ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर इन दोनों को हम बराबर कर दें तो माइनस समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, ये मान बराबर हो गया, माइनस से ये वाला कैंसिल हो गया और ये प्लस का हो गया, तो डेल्टा बी बराबर आ जाए माइनस ई डेल्टा एक्स। ई बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। तो हम कह सकते हैं किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है ई, वो विभव प्रवणता का जो ऋणात्मक मान होता है, विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है। किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है। ई बराबर होता है माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। तो एक तो ये फार्मूला जो है इसे हम कई स्थानों पर क्या करते हैं बेटा, इसे यूज कर लेते हैं और ये आपके यहाँ एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है।
तो इस प्रकार से अगर हम दोनों टॉपिक को कंपेयर करें तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है, जबकि यहाँ पर हम देखें ये वैद्युत विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। ये जो विभवांतर है उसे जब हम दूरी से भाग दे रहे हैं तब विभव प्रवणता निकल के आ रही है। तो आप एक प्रकार समझे, इसमें विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है और इसमें वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। जब हम विभवांतर को दूरी से भाग दे देते हैं तो क्या निकल के आता है, विभव प्रवणता निकल के आती है। हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक तो निकालेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव और एक निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। इन्हें निकालते समय हम जिस बात का याद रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो थी सदिश राशि, तो उसमें थोड़ी सी कठिनाई थी निकालने में, और चूंकि वैद्युत विभव कैसी है, अदिश राशि है, और अदिश राशि होने के कारण इसे हम आसानी से निकाल लेंगे। निरक्षीय स्थिति में जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं तो वो क्या आती है, शून्य आती है, और वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन दोनों टॉपिक को हमने एक साथ कवर करने का प्रयास किया है। तो पहला टॉपिक जो मैं आपको आज बता रहा हूं, ये टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं दो आवेशों से मिलकर बनता है। दोनों आवेश कैसे होते हैं, बराबर और विपरीत होते हैं। देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना। इसका मिड पॉइंट हम मान ले है O। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2l होती है। हमने इसका जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से अक्ष पर ही एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P, और इसी P पॉइंट पर हम क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना है, और O से लेके P तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हम कितना मान लेते हैं, R। तो यहां पर देखिए, जैसा आप जानते हैं ये वाली जो डिस्टेंस हो गई, ये वाली और ये वाली, तो 2l होने की वजह से क्या हो गई, ये हाफ हो गई, L और L। इसे हम बिंदु A मान लें और इसे बिंदु B मान लें। आप लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव के लिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव दो आवेश -q और +q से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले ये लिखने के बाद आप लिखेंगे -q और +q, दो आवेश हैं, तो आप लिखेंगे +q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव। अभी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हम क्या करते हैं, वैद्युत विभव निकालते हैं। तो वही फार्मूला लगाएंगे, यहां पर हम मान लें +q आवेश के कारण P पॉइंट पर जो वैद्युत विभव है उसे हम मान लें V1। तो क्या होता है फार्मूला, 1/4πε0k, और ये आपका हो जाएगा आवेश कितना है, Q, अपॉन आता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जब हम लेंगे, B से P तक की जो दूरी है उसके लिए क्या करेंगे, हम R में से L को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा R माइनस L। इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप निकालेंगे -q आवेश के कारण P बिंदु पर
वैद्युत विभव, इसे हम मान लें V2, तो 1/4πε0 के। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको पता होगा हमने डायरेक्शन शो की थी वैद्युत क्षेत्र की, और चिन्ह को नहीं लिखा था क्योंकि वो कैसी राशि थी, सदिश राशि थी। अभी जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वैद्युत विभव कैसी है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि होने के कारण डायरेक्शन तो नहीं दिखाई जाएगी, मतलब ही नहीं है क्योंकि अदिश राशि है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, चिन्ह लेंगे। तो प्लस क्यू के लिए तो हम केवल क्यू लिख लेते हैं और माइनस क्यू को हमें शो करना पड़ेगा। तो ये आवेश हो जाएगा माइनस क्यू, हम ब्रैकेट में लिखते हैं कंफ्यूजन ना हो। अपॉन क्या हो जाएगा, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस, तो ये तो है आर और ये डिस्टेंस कितनी है एल, तो कितनी हो जाएगी आर प्लस एल। अब चूंकि वैद्युत द्विध्रुव कैसी है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब हम वैद्युत विभव निकालना है तो ये कैसी राशि, अदिश राशि है। तो हम पी पॉइंट पर जब दोनों आवेशों के कारण परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे तो हम दोनों को डायरेक्ट क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे पी पर परिणामी वैद्युत विभव, अगर हम B मान लें तो B बराबर सीधे क्या हो जाए, V1 प्लस V2। इससे आगे आप पढ़िए, दोनों मान रख के हम क्या कर दें, जोड़ दें। दोनों मानों को लिखिए, B बराबर इक्वेशन 1 से देखिए 1/4πε0 के Q अपॉन कितना है नीचे R माइनस एल। इस माइनस की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस 1/4πε0 के और Q अपॉन डिस्टेंस कितनी, R प्लस एल। एक तो आप 1/4πε0 के कॉमन ले लें दोनों में से, और ये Q दोनों में से हम क्या ले लेंगे, कॉमन। अब केवल इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ये हो गया R माइनस एल और ये आपका हो गया 1/R प्लस एल। देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप देख सकते हैं। अभी मैंने बिल्कुल सिंपल इसे लिया है। देखिए B बराबर, एक बार मैं पूरा करवाने के बाद फिर रिपीट करूंगा, 1/4πε0 के Q, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम एक लाइन खींच दें जिससे डिस्टरबेंस ना हो, आपको अलग अलग दिखाई पड़ जाए। देखिए R माइनस एल और R प्लस एल, ये क्या आ गया, एलसीएम। तो इसे सॉल्व करेंगे, R प्लस एल से जब भाग देंगे तो R प्लस एल से, पहले R माइनस एल से भाग देंगे तो R माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, R प्लस एल। माइनस का चिन्ह आ जाएगा। R प्लस एल से जब भाग देंगे तो R प्लस एल कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, R माइनस एल। B बराबर 1/4πε0 के Q। नीचे तो a माइनस बी और a प्लस बी की क्या है, गुणा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये r प्लस एल माइनस r ब्रैकेट के अंदर जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एल। r से r कैंसिल हो गया, तो 1/4πε0 के, और ये आपका आ जाएगा, R से R कैंसिल है, Q
इंटू 2l आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आपको पता है जहां पर मैंने वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बताया है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर डेफिनेशन बताओ तो मैंने बताया दोनों में से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणन है, गुणनफल है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं स्मॉल पी। जितने पिछले चैप्टर के टॉपिक है उनकी यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है, डिस्क्रिप्शन में मैं सभी के लिंक आपको भेज दूंगा, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण V बराबर, पहले तो हम लिख लें P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2l। तो हमने B बराबर 1/4πε0 K, तो ये तो P हो गया और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आप देखिए जैसे वैद्युत द्विध्रुव होता है, मैंने बताया उसके जो एग्जाम्पल क्या है, अणु है, जैसे HCl का अणु है, तो H आयन और Cl जो आयन होते हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। यानी हम ये मान सकते हैं जो L का मान है वो तो बहुत कम होता है, और L की तुलना में जिस पॉइंट पर हम वैद्युत विभव का मान निकालना है P पॉइंट, वो जो दूरी R है वो क्या होती है, काफी अधिक होती है। तो R का मान L की तुलना में काफी बड़ा होने के कारण हम L की जो वैल्यू है उसे क्या करेंगे, एक प्रकार से नगण्य मान लेंगे, छोड़ देंगे, उपेक्षा कर देंगे उसकी। तो देखिए अगेन पुनः R इज वेरी ग्रेटर देन, कई चिन्ह लगा दे, यानी R का मान काफी अधिक बड़ा है, वैसे तो ग्रेटर देन ही काफी है, लेकिन R इज ग्रेटर देन 2-3 चिन्ह लगा देते हैं L। तब हम क्या करेंगे, L स्क्वायर की वैल्यू को R स्क्वायर की तुलना में क्या करेंगे, उपेक्षणीय मान लेंगे, यानी ऐसे मान ले छोड़ देंगे। तब B बराबर 1/4πε0 K और P अपॉन क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला आपका आ गया V बराबर 1/4πε0 K P अपॉन R स्क्वायर, ये जो फार्मूला है ये किसके लिए आ गया, ये अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान होगा उसका फार्मूला है। आप एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार निरक्षीय स्थिति में पूरी करवाना, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें और मैं दोनों को एक बार पुनः रिपीट कर दूंगा। अब आप देखिए हमारे निरक्षीय स्थिति में, देखिए ध्यान दें, फिर वही वैद्युत द्विध्रुव, इसका मिड पॉइंट है, उस पर क्या करेंगे, एक हम लंबवर्धक बना लें, और लंबवर्धक पर जो पॉइंट होगा, पॉइंट जो होगा वो कैसा होगा, निरक्षीय स्थिति में होगा। ये मानते हैं हम कौन सा पॉइंट, ए, ये पॉइंट क्या मानते हैं, बी, ये पॉइंट क्या मानते हैं, ओ। यहां पर चार्ज क्या लेते हैं, -Q, यहां पर चार्ज क्या लेते हैं, +Q, यहां पर पॉइंट लेते हैं P, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव का मान वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। ये वाली डिस्टेंस कितनी लेते हैं, R, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 2l, और मैंने आपको बताया अगर ये डिस्टेंस वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहां पर ये वाली डिस्टेंस अगर लिखें हम तो कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। अब आप देखिए अगर हम A से P को मिला दें, A से P को मिला दें, और B से P को मिला दें, इसकी वैल्यू शुरू में ही मैंने आपको बताई कितनी आ जाए, 0 आ जाएगी। तो आप देखिए -Q आवेश के कारण, -Q आवेश
के कारण यहां पर भी क्या कीजिए, आप एक पार्टीशन कर दीजिए जिससे आपको याद रहे, कहीं पर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। कारण P पर वैद्युत विभव हम V1 मान ले रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लस क्यू आवेश के कारण ले लेते, चाहे माइनस क्यू आवेश के कारण पहले ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अब चिन्ह लगाने माइनस क्यू, या आप ऐसा कीजिए कंफ्यूजन ना हो, सबसे पहले आप प्लस क्यू आवेश कारण ही निकालिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा आवेश प्लस क्यू अपॉन दूरी, ये दूरी हम डायरेक्ट लिख दे, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं जिसको याद रहे आपको। ये दूरी क्या हो गई, बीपी। कितनी दूरी हो गई, बीपी। अब माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, चिन्ह लगेगा माइनस, मैंने आपको बताया था, अपॉन दूरी हो जाएगी। तो यहां से यहां तक की दूरी देखो, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, ये क्या है, AP। अब आप देखिए हमें निकालना है P पर परिणामी वैद्युत विभव। तो P पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव B बराबर V1 प्लस B। अब आप देखिए यहां पर, चलिए वैल्यू लिख दें पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, Q अपॉन क्या है, BP माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, माइनस पहले ले लिया हमने, Q अपॉन क्या हो गया, AP। अब आप ध्यान दीजिए, लगभग सरल हो चुका है। यहां पर AP का मान और BP का मान क्या है, बराबर है, ठीक है नहीं, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस है R और ये वाली डिस्टेंस मैंने आपको बता दी कितनी होगी, L। अगर हम ये निकालें तो ये क्या हुआ, कर्ण हो गया, और कर्ण की वैल्यू क्या होगी, √R² प्लस L² हो गई, निकालने की कोई जरूरत नहीं है उसे। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये इधर वाले समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण है, ये इधर वाले समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां पर दूरी बराबर होने की वजह से जब BP का मान AP के बराबर हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, परिणामी वैद्युत विभव निकल के आ जाएगा 0। देखिए यहां पर BP बराबर किसके, AP के। ध्यान दीजिए कलर मैंने चेंज कर दिया जिससे आपको याद रखें। तब जब हम BP का मान AP के ठीक बराबर होगा तो बाकी क्वांटिटी तो सब बराबर हैं ही, तो परिणामी वैद्युत विभव कितना निकल के आ जाएगी। तो आपका जो निरक्षीय स्थिति में है वो वैद्युत विभव का मान निकल के क्या आ जाता है, 0। वास्तव में समविभव पृष्ठ क्या होता है, सम का मतलब आप समझ रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, सम का मतलब समान से है, यानी समान हो, विभव है ये, ठीक है नहीं, और पृष्ठ से मिलकर बना समविभव पृष्ठ। हम कह सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ कह रहे हैं, ये वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या हो, एक समान हो, उसी काल्पनिक पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, उसी काल्पनिक पृष्ठ को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए आप, और फिर मैं डेफिनेशन लिख भी रहा हूं।
किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान एक समान हो, वो आपका क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, मैंने 2 बार बता दी, डेफिनेशन लिख भी दी। फिर आप देखिए मैंने क्या लिखा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब थोड़ा देखिए, हमने कोई माना, यहां पर हमारे पास बेटा क्या है, हमारे पास एक प्लस क्यू बिंदु आवेश है। अब बिंदु आवेश जो है उसके आसपास क्या होगा, आसपास एक काल्पनिक पृष्ठ हम मान लें, और ये जो काल्पनिक पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, गोलीय होगा। ये काल्पनिक पृष्ठ कैसा होगा, गोलीय होगा, क्योंकि यहां पर बिंदु आवेश होने की वजह से आप देखिए, जहां पर भी, जैसे यहां से हम यहां पर निकाले वैद्युत विभव, 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 तो सभी जो वैद्युत विभव होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा। तो यहां पर अगर हम प्लस क्यू आवेश को केंद्र मानकर एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ बना लेते हैं, तो ये काल्पनिक गोलीय पृष्ठ जो बनेगा वो कैसा होगा, वो आपका समविभव पृष्ठ होगा, क्योंकि जितने भी पृष्ठ के ये बिंदु हैं ये केंद्र से यानी प्लस क्यू आवेश से क्या होंगे, बराबर दूरी पर होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये तो समविभव पृष्ठ हो गया, और ये जो मैंने बनाया ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं होंगे गोलीय पृष्ठ के लिए कैसी होंगी, ये त्रिज्यीय होंगी। गोले के कैसे होंगे, त्रिज्या की दिशा के अनुदिश होंगी, कैसी होंगी, त्रिज्यीय होंगी। अब आप देखिए, इससे संबंधित कुछ टर्म मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है समझने की। जब विभव का मान सभी पॉइंट पर समान है और विभव का जो अंतर होता है, विभव का क्या होता है, अंतर, वही क्या कह रहा था, विभवांतर। मान लीजिए हमने एक पॉइंट मान लिया ए और एक पॉइंट मान लिया बी। अगर हम यदि किसी, अभी मैं बताऊं, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो किया गया कार्य, देखिए विभवांतर बराबर आप लोगों ने पढ़ा है, विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर होता है, हम बिल्कुल हिंदी में ही लिख रहे हैं, कार्य अपूर्ण आवेश। आप यहां पर मान लीजिए जैसे हमारे पास क्या है, बी ए माइनस बी बी बराबर
कार्य अपॉन क्या हो गया आवेश। अब आप ध्यान दीजिए, B पर विभव और A पर विभव होगा, है ना। यहां पर अगर लिखे BA बराबर BB, चूंकि ये क्या है, समविभव पृष्ठ है, और समविभव पृष्ठ होने के कारण आप समझ रहे हैं कोई भी इस काल्पनिक पृष्ठ पर बिंदु लिया जाएगा, उस पर जितने भी बिंदु होंगे सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। और विभव का मान एक समान होने के कारण मैंने आपको बताया विभवांतर का मान क्या होगा, शून्य होगा। और विभवांतर का मान अगर शून्य होगा तो आप यहां से देखिए 0 बराबर क्या हो जाए, विभवांतर शून्य, W अपॉन क्या हो गया Q, Q बराबर क्या है 0। तो एक आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स का बन जाता है। समझना भी आवश्यक है कि अगर हम समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था विभव का मान क्या होगा, एक समान, और विभव का मान एक समान होने की वजह से विभवांतर का मान क्या होगा, शून्य होगा। और विभवांतर का मान शून्य होगा तो हम देख सकते हैं फार्मूला विभवांतर बराबर कार्य अपॉन आवेश होता है, जिसे लगाने के बाद हमने कैलकुलेशन से हमें पता चल गया W का मान क्या होगा 0। तो हम कह सकते हैं समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। या हम कह सकते हैं किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, एक ही चीज है, चाहे शून्य होता है चाहे कोई कार्य नहीं करना पड़ता। एक कंडीशन भी है यहाँ पर, और वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। जो हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी की वो क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत होगी हर स्थान पर। यानी जो समविभव पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी, उसके प्रत्येक बिंदु पर कैसे होगी, लंबवत होगी, ठीक है नहीं। तो एक कंडीशन है, अगर हम किसी आवेश को ले जा रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र के कैसे ले जाएंगे, लंबवत ले जाएंगे। वैद्युत क्षेत्र के कैसे ले जाएंगे, लंबवत ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है उस पॉइंट पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो स्पर्श, मान लीजिए ये पॉइंट है जहां पर हमने क्या कंसीडर किया, वैद्युत विभव। तो यहाँ पर ये तो वैद्युत विभव हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। तो अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींचें, ये स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा हमेशा क्या होगी, इसके कैसे होगी, लंबवत होगी। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि जो वैद्युत आवेश है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के कैसे ले जा रहे हो, लंबवत ले जा रहे हो। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के तो लंबवत इसलिए ले जाएंगे क्योंकि आपको कैसे पृष्ठ पर ले जाना है, गोलीय पृष्ठ पर ले जाना है। और गोलीय पृष्ठ पर होने के कारण ये जो डायरेक्शन होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के कैसे होगी, लंबवत होगी। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर आज कि वास्तव में समविभव पृष्ठ क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा है। आप अच्छी तरह समझ लें ये कैसा है, ये आपका कैसा एक काल्पनिक पृष्ठ है। और फिर मैंने एक जो महत्वपूर्ण चीज इसमें थी वो मैंने आपको बताई कि समविभव पृष्ठ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, और उसके होने का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए, दो आवेश समान प्रकार के, वो तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, दूर हटा रहे होंगे। समान प्रकार के आवेश क्या कर रहे होंगे, प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, और आप उन्हें क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं। तो जब वो दूर हटा रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और आप उन्हें क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं, यानी उनकी स्थिति में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब हम उन्हें आपस में पास ला रहे हैं, पास लाने पर क्या होता है, पास जब हम लाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और यही कार्य उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी प्रकार से दो आवेश कैसे हैं, यदि विपरीत है तो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित, और आकर्षित करने के कारण वो तो आ रहे हैं पास, और आप उन्हें क्या कर रहे हैं, दूर हटा रहे हैं, है ना। तो उनके बीच जो आकर्षण का बल लग रहा है उसके विरुद्ध आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो ये कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। देखिए, मैं आपको और 9th के स्टैंडर्ड से देखिए बिल्कुल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं। अगर आप ये मान लीजिए ये कोई जैसे गुटका है,
इसे हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर उठा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, आप जानते हैं पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो वो आकर्षित तो कर रही है नीचे की ओर, और हम उसके विपरीत डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो विपरीत डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाने के कारण हमें क्या करना पड़ा है, कार्य करना पड़ रहा है, और वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी प्रकार का क्या है आवेश के बारे में, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर तो मैंने आपको बताया समान आवेश है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, आप उन्हें पास ला रहे हैं, कार्य करना पड़ेगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और अगर विपरीत आवेश है, पास आ रहे हैं, आकर्षण का बल लग रहा है, आप दूर ले जा रहे हैं, तो दूर ले जाने पर आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो इसकी डेफिनेशन बनेगी प्योर क्या है, हम कहें किसी निकाय की, निकाय कहते हैं एक से अधिक आवेश जो होंगे, किसी निकाय, ध्यान दीजिए, किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को, उन दोनों, दो की हम बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते, उन दोनों आवेशों को, मैं यहां पर जो आपको समझाऊंगा फिगर से उसमें दो आवेश ले रहे हैं, इसलिए हम दो आवेशों की बात कर रहे हैं। किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन दोनों आवेशों को अनंत से परस्पर पास लाकर या निकट लाकर, या हम कह सकते हैं नजदीक लाकर, पास परस्पर निकट लाकर एक निकाय की रचना करने में किया जाता है। देखिए डेफिनेशन देखिए, किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन दोनों आवेशों को अनंत से परस्पर निकट लाकर एक निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है नहीं, अब आप देखिए एक निकाय, हम जरा ध्यान दें, अब देखिए इसका एक डेरिवेशन निकालना है। हमारे पास दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। इनके बीच का डिस्टेंस R है, और हम ये मान लें ये जो बिंदु है, ये बिंदु हमारे पास दिए गए A और B, A और B। तो आप देखिए इन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के नजदीक लाकर हम एक निकाय की रचना करेंगे। उस रचना में जितना कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को हम क्या कहेंगे, उसी कार्य को हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप इस बी पॉइंट को भूल जाइए, बी पॉइंट पर रखा हुआ Q2 आवेश आप भूल जाइए, मान लीजिए है नहीं। तो सबसे पहले ए पॉइंट पर रखा हुआ जो Q1 आवेश है, Q1 आवेश के कारण बी पॉइंट पर हम वैद्युत विभव निकालेंगे। तो यहां पर हम थोड़ा लिख भी दें, चलिए, माना दो आवेशों Q1 तथा Q2 से मिलकर एक निकाय बना है। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तब
मैंने जैसे आप थोड़ा शॉर्ट कर लिख रहे हैं, वैसे आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना लेंगे तो 100% फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो माना दो आवेशों Q1 और Q2 से मिलकर एक निकाय बना है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तब हमने ये मान लिया जो Q2 आवेश है वो स्थान पर नहीं है, अपने स्थान पर नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ये आवेश है ही नहीं। तो हमने ये माना Q1 आवेश के कारण B पॉइंट पर वैद्युत विभव। देखिए तब Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर वैद्युत विभव कुछ भी मान ले, अगर हम इसे लिखना चाहें बी भी मान सकते हैं, कुछ भी बी मान ले, नहीं माने वैद्युत विभव वी मान ले केवल। देखिए अब आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 1 किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव मैंने पढ़ाया है, शुरू का ही टॉपिक है, सबसे पहला जो वीडियो 1/4πε0 के। अब Q1 अपॉन क्या हो जाए, डिस्टेंस r, यानी ए पॉइंट पर रखा हुआ जो Q1 आवेश है, Q1 आवेश के कारण B पॉइंट पर जो वैद्युत विभव का मान होगा, वो वैद्युत विभव का मान क्या होगा, ये हो जाए B बराबर 1/4πε0 के Q1 अपॉन r। अब इसके बाद आप देखिएगा Q2 आवेश को हम ये मान ले कि Q2 आवेश B पर नहीं है, कहां पर है, अनंत पर है, और अनंत से हम B पॉइंट तक अगर लाएंगे तो अनंत से B पॉइंट तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया, और उस कार्य का मान अगर हम निकालें तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। इस तरफ तो हमने Q2 आवेश को कहां पे मान लिया, अनंत पर मान लिया, और अनंत से वैद्युत क्षेत्र के पॉइंट B पर लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए Q2 आवेश को, आवेश Q2 को अनंत पर मान लेने पर इसको, किसे, Q2, इसको अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। आप जानते हैं, मैं रफ पर लिख दे रहा हूं, वैद्युत विभव जो होता है, वैद्युत विभव कार्य कौन क्या होता है, आवेश होता है भाई। B बराबर क्या होता है, W अपॉन क्या होता है, Q। तो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, W बराबर हो जाए QB, W बराबर क्या हो जाए, QB हो जाएगा। तो W बराबर किया गया कार्य हम निकाल लें, तो किया गया कार्य इधर मैं रफ लिख लेता हूं, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो। स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर आप नोट्स बनाएंगे तो इस पोर्शन को आपको छोड़ देना। तो किया गया कार्य जो होगा W बराबर, मैंने बताया आवेश Q, तो Q के स्थान पर क्या होगा, मैंने बताया Q2 आवेश को ला रहे, लिखा है Q2 इंटू क्या हो जाएगा B, और B का मान ये है, तो ये हमारे पास हो जाएगा W बराबर, देखिए 1/4πε0 के, ध्यान दीजिए, और ये Q2 की वजह से हो जाएगा ये Q2 अपॉन R। तो किया गया कार्य हमारे पास आ गया W बराबर 1/4πε0 के Q2 अपॉन R। मैंने आपको बताया जितना कार्य इन दोनों को परस्पर नजदीक लाकर किसी निकाय की रचना करने में किया जाएगा, वही आपकी क्या कहलाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो ये निकाय की क्या होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है नहीं। तब निकाय की
निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, अब यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं 1/4πε0 के ये Q1 Q2/R। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपको कुछ सिमेट्री नजर आ रही होगी, जैसे हमने पहले फार्मूला जो पढ़ चुके हैं, जो नियम से पढ़ चुके हैं, उनमें देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए कि आपको लग रहा है कि इस टाइप का ही थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला पढ़ा है, कभी कभी तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अरे यार इसे तो हम फार्मूले पढ़ चुके हैं। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप एज इट इज नोट्स बना सकते हैं और आप लिख सकते हैं, बिल्कुल फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, क्या आपको लग रहा होगा, ध्यान दीजिए, कूलाम के नियम पर दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, यही फार्मूला होता है 1/4πε0 के Q1 Q2। डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर होता है, क्या होता है, R स्क्वायर। और